हम लोग पढ़ चुके थे मोहम्मद बिन तुगलक तक। मोहम्मद बिन तुगलक सिंध में गया अभियान करने के लिए, 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। तो बदायूनी एक अकबर के समय का इतिहासकार, बदायूनी क्या कहता है कि सुल्तान को जनता से मुक्ति मिल गई और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ठीक हुआ। बदायूनी यहाँ याद रख लेना, बदायूनी था अकबर के टाइम का इतिहासकार, और अकबर ने अलग से एक अनुवाद विभाग बनाया था, ठीक है। उस अनुवाद विभाग का हेड था, और वहां रहते रहते उसने महाभारत का रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया। ये इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो, यहाँ भी लिख लो, वहां अपन रिपीट कर लेंगे, है ना। आज अपन पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इसका टाइम था 1351 से लेकर 1388 तक। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए किसने कहा था कि बदायूनी ने कहा था, है ना, कि सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अब करते हैं फिरोज शाह तुगलक। देखो, फिरोज शाह तुगलक की अगर व्यक्तित्व की बात करें ना, तो एक तो ये धर्मांध शासक था, है ना। धर्मांध मतलब इस्लाम के लिए सारे इसने कल्याणकारी काम किए। धर्मांध क्यों था? क्योंकि माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम थे, तो ये दिखाना चाहता था कि मैं शुद्ध मुसलमान हूँ, ठीक है। तो एक तो ये फिरोज का, इसका मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, धर्मांध शासक था। और इसने क्या किया? धर्मांध शासक था, ब्राह्मण जो जजिया कर से मुक्त थे, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ठीक है। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। एक इसने क्या किया, देखो, मोहम्मद बिन तुगलक का मैंने बताया था वो बहुत कठोर सजाएं देता था। तो इसकी आत्मकथाएं दो लोगों ने लिखी है, एक तो इसने खुद ने लिखी है। तो खुद ने जो आत्मकथा लिखी है, इसकी आत्मकथा दो हैं। तो स्वयं ने लिखी है वो तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही तो इसमें लिखी है शम्स ए सिराज अफीफ ने। शम्स ए सिराज ये पूरा नाम था। एक तो शम्स ए सिराज अफीफ ने लिखी है तारीख फिरोज शाही, और स्वयं ने लिखी है, उसका क्या नाम है? फतुहाते फिरोज शाही। फतुहाते, फतुहात ए फिरोज शाही। अब इसमें है ना, इसने पूरी डिटेल लिखी है, ये खुद लिखता है। इसने क्या किया देखो, इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लोक कल्याणकारी कार्य है। ये खुद लिखता है फतुहाती फिरोज शाही में कि जिस जिसको दंड दिया था कठोर मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो कठोर दंड देता था, किसी के हाथ काट दिए, किसी के नाम, उनको इसने पत्थर लिखे सबको, और पत्थर लिख के वो मोहम्मद बिन तुगलक के मकबरे के सिराने जाके रखे आया, ठीक है। तो एक तो ये धर्मांध शासक था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। दो, इसकी आत्मकथाएं हो गई। तीसरा, इसने लोक कल्याण का काम बहुत किया, लेकिन लोक कल्याण का काम कहाँ तक सीमित रहा? केवल मुसलमानों तक सीमित रहा, ठीक है। तो इसके कार्यों की अगर बात करें तो लोक कल्याण की हम बात करते हैं। लोक कल्याण में क्या क्या काम किया इसने? देखो, लोक कल्याण में इसने किया लोक कल्याण, लोक कल्याण में पहला काम तो किया इसने, नहरें बनवाई। नहरें किस लिए बनवाई? सिंचाई के लिए। और पूरा तुगलक, अगर पूरा तुगलक एज में है ना, किसानों के कल्याण के लिए बहुत काम हुए। तो जैसे एक तो
सतलज से यमुना में बनवाई, सतलज से दीपालपुर, और दूसरी यमुना में ही सिरमौर तक दो छोटी छोटी नहरें बनवाई। एक काम तो इसने ये किया, नहर बनवा के कर लगाया, उसको क्या कहते हैं, कृषि कर। हक ए सुर्स, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में भी नहरें बनी थी। ये हक ए सुर्स क्या है, सिंचाई कर है। एक तो लोक कल्याण काम इसने क्या किया, नहरें बनवाई। दूसरा क्या किया, दीवाने खैरात विभाग खुलवाया है ना, खैरात विभाग। और ये खैरात विभाग किसकी देखभाल करता था, मुस्लिम विधवा और अनाथों के लिए, है ना, मुस्लिम विधवा और अनाथों का पालन पोषण करता था। एक इसने बनवाया अस्पताल, उस अस्पताल को क्या कहेंगे, सफाखाना। ठीक है। और लोक कल्याण में तो शामिल नहीं होगा, लेकिन इसने क्या किया, 1,20,000 गुलाम बना रखे थे। मतलब सोच के देखो, सल्तनत बर्बाद क्यों हो रही थी, इसको शौक था गुलाम रखने का। और वो बाद में गुलाम आगे चल के बहुत डिस्टर्ब करेंगे हर चीज को, सुल्तान के कितने सारे उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तो इसने एक और क्या बना रखा था अलग से, दीवान ए बंदगान, किसके लिए, बंदगान, 1,20,000 गुलाम लिए बैठा था। दीवाने बंदगान में ये 1,20,000 दीवानों के लिए, उसके गुलामों के लिए पृथक से विभाग बना रखा था। सफाखाना बना दिया, खैरात विभाग बना दिया मुस्लिम विधवा और अनाथों के लिए, नहरें बनवाई। ठीक है। एक इसके बारे में ये प्रसिद्ध बात है, देखो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में है ना, ये खुद लिखता है फतवाते फिरोज शाही में, मोहम्मद बिन तुगलक ने सबकी खिंचाई करी, किसी को नहीं बख्शा। कभी राजधानी परिवर्तन कर रहा है, कोई अमीर बात नहीं मानता था तो सूली चढ़वा दे, ये उसने सबको संतुष्ट करने की कोशिश करी। सबको संतुष्ट करने के चक्कर में क्या हुआ, सेना में भ्रष्टाचार बहुत फैल गया। जैसे ये फतवाते फिरोज शाही में खुद लिखता है कि कोई व्यक्ति अगर सैनिक सेवा देने के लिए योग्य नहीं है तो वो अपने स्थान पर किसको भेज सकता है, अपने बेटे को, बेटा नहीं तो दामाद, और दोनों ही नहीं तो गुलाम को भेज सकता है। अब किराए के भाड़े के टट्टू कितनी लड़ाई लड़ते हैं, नहीं लड़ सकते। और एक इसके समय बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था, है ना। तो एक लास्ट अलग से लिख लेना, ये तो इसके भलाई के कार्य हो गए। और भलाई के कार्यों में क्या किया था, नए नगर भी बसाए थे क्या कुछ, कौन कौन से बसाए, देखो, नए नगर बसाए इसने। जो हिसार है ना हरियाणा वाला, ये फिरोज तुगलक का बसाया हुआ है, हिसार, फतेहाबाद, ये हरियाणा में है फतेहाबाद, फिरोजाबाद दिल्ली में, और जौनपुर यूपी में, अपने भाई जोना खां की याद में जौनपुर यूपी में, ये दोनों हरियाणा में। ठीक है, नए नगर बसाए, ये दीवाने बंदगान, अस्पताल, छापाखाना, हेरात, ये था। मेंस के लिहाज से तुगलक काल की इंपॉर्टेंस इसलिए कि कृषि का विस्तार हुआ, सिंचाई के लिए नहरें। ठीक है, बढ़े आगे। अब क्या हुआ कि इसके समय में एक तो सेना में भ्रष्टाचार बढ़ गया, दो इसकी आत्मकथाएं, एक तो शमसे सिराज वाली, है ना, तारीख फिरोज शाही, एक खुद ने लिखी फतवाते फिरोज शाही, ये दो याद रखना। ठीक है। अब इसके बाद जो शासक आए वो बहुत कमजोर शासक थे, 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। पहले अबू बकर आया, इसके बाद फिर मोहम्मद शाह आया, फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह आया, और बाद में आया नासिरुद्दीन महमूद। इसके बाद का शासक है इंपॉर्टेंट, नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद के समय क्या हुआ, इसका समय था 1394, 1394 से
1414 तक। और इसके समय तैमूर का आक्रमण हुआ दिल्ली पर। तैमूर कौन था? मंगोल था भाई। तैमूर का आक्रमण कब हुआ? 1398 में आक्रमण हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली पर। तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में दिल्ली पर। और तैमूर इतनी बुरे तरीके से इनको हरा के गया था, लोग मजाक में कहते थे कि जो सुल्तान की सल्तनत है वो दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। पालम दिल्ली में, ठीक है। यहाँ तैमूर के आक्रमण ने इनका पतन कर दिया, तुगलकों का पतन हो गया। ठीक है। अब तुगलकों का पतन हो गया तो कोई तो आएगा। इस तैमूर की सहायता किसने करी थी? किसकी सहायता करी थी? खिज्र खान ने। और यही खिज्र खान 1414 में कौन से वंश की नींव रख देगा? सैयद वंश की, है ना। तो ये रहेगा 1414 से 21 तक। और ये खिज्र खान कौन से वंश की नींव रखेगा? सैयद वंश का संस्थापक हो जाएगा। अब हो गया सैयद वंश का संस्थापक, लेकिन इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये दिल्ली में आके शासन कर सके। इसने लाहौर से शासन किया। और तैमूर के बाद उसका बेटा आया शाहरुख, उसका डिप्टी बन के शासन करता रहा। मतलब ये बड़ी से बड़ी भी इतिहास की किताब उठाओगे ना, तो शहीदों के बारे में आधे पेज से ज्यादा नहीं मिलता। कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही। मतलब ये क्यों आए क्यों गए इनको नहीं पता। तैमूर की सहायता करी थी, तैमूर ने इसको शासक बना दिया। और इसने मतलब दिल्ली नहीं है, लाहौर से ही शासन किया। लाहौर से ही, लाहौर से ही। ठीक है। ये हो गया सैयद वंश का संस्थापक। और सैयद वंश कहां से कहां तक रहा? 1414 से लेकर, ठीक है? समझ गए? ये आ गए सैयद। अब सैयदों में ये हो गया, इसने तो लाहौर से ही अपना काम चला दिया। तैमूर का बेटा था उसका डिप्टी बन के। अब इसके बाद आएगा 2 नंबर आएगा इसमें, मुबारक शाह। मुबारक शाह रहेगा 1421 से 34 तक। ये भी कुछ नहीं करेगा, बस इसके समय में एक व्यक्ति ने तारीख मुबारक शाही लिखी थी। किसने लिखी थी तारीख मुबारक शाही? याहिया बिन सरहिंदी ने, इसकी आत्मकथा है। तो इसके समय में क्या लिखा गया? तारीख मुबारक शाही। किसने लिखी? याहिया बिन सरहिंदी, सरहिंद का रहने वाला था याहिया। ये किताब पूछ लेते हैं, इसलिए पूछ लेते हैं कि सैयदों से और कोई सवाल ही नहीं बनता। आप कोई एग्जाम कॉम्पिटेटिव देख लेना, सैयदों से कुछ नहीं आता। ये एक सवाल है, ये इस वंश का संस्थापक कौन था? दूसरा क्या? ठीक है। अब इसके बाद में आएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का टाइम रहेगा 1434 से 43। मत याद रखना, कोई नहीं पूछने वाला आप। इसके समय में इसने बेलोल लोदी को ऐसे कहा, तू मेरा पुत्र है। बेलोल लोदी ने कहा रुक मैं बताऊंगा थोड़े दिन बाद, है ना। ठीक है। मोहम्मद शाह के बाद में आया अलाउद्दीन आलम शाह। और इसको गद्दी से किसने उतार दिया? ये 1443 से रहा 51 तक। गद्दी से कौन उतार देगा? बेलोल लोदी।
इसके समय में बहलोल लोदी गद्दी से उतारकर लोदी वंश की नींव रखेगा। और लोदी मूलतः क्या थे? अफगान थे। ठीक है, इतने तक तुर्क चल रहे थे, अब कौन आ गया? अफगान आ गया, तुर्कों का पतन हो गया। उतारकर लोदी वंश की नींव रखेगा। ठीक है, अगर सीक्वेंस पूछे तो पहले ममलूक या गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी। ठीक है, ये अब लोदी वंश की नींव रखेगा। और लोदी वंश कब से कब रहेगा? 1451 से लेकर 1526 तक। 1451 से 1526। अब पढ़ते हैं लोदी वंश। लोदियों के टाइम में क्या हुआ और लोदियों को कौन हटा देगा सत्ता से? बाबर आएगा, बाबर हटा। ये सीक्वेंस याद रखना, मिडाइवल में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं, आरएएस और सब इंस्पेक्टर में ज्यादा पूछते नहीं। आरएएस का तो फिक्स पैटर्न है, प्रीलिम्स में 2 एंशिएंट से 2 मिडाइवल से। एसआई में भी भूले भटके इक्के दुक्का सवाल, मॉडर्न पे ज्यादा जोर है। आरएएस मेंस में भी नहीं पूछते। ठीक है, बड़े आगे पर छोड़ नहीं सकते, क्या पता अगली बार क्या मूड बने, है ना? कोई चैलेंज कर सकता है क्या? अपने को जनरल आइडिया होना चाहिए। अब शुरू करते हैं लोदी वंश। अब लोदी वंश एक तो अफगान थे, वंश की नींव किसने रखी? बहलोल लोदी। तो पढ़ते हैं लोदियों को, लोदियों ने क्या क्या कारनामे किए। लोदी वंश नींव रखी बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का टाइम है 1451 से लेके 89 तक। लंबा शासन काल रहा, लेकिन देखो वैसे तो ये बनता है सवाल ऑप्शनल का। अब जो आदमी सत्ता हथियाता है ना किसी से, पहला पहला व्यक्ति होता है, उस पर ये मानसिक दबाव रहता है कि वो राजा की तरह छत्र और वो सारे यूज नहीं करेगा। इसने क्या रखा? सबको संतुष्ट रखने की कोशिश करी। करी ना? तुम्हारे बीच से कोई मॉनिटर बने तो वो तुम्हारा बोस थोड़ी ना बन सकता है, पकड़ के क्लास से निकाल दे फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर सारे इकट्ठे होकर मॉनिटर को बाहर निकाल दोगे। होता है ना ऐसे, क्योंकि वो तुम्हारे बीच का ही कोई है। तो इसने क्या किया कि सभी अफगानों के साथ, अफगान अमीरों के साथ समानता का व्यवहार किया। अफगान अमीर जो थे ना, उनके साथ समानता का व्यवहार किया। समानता का किया। एक तो समानता का व्यवहार किया, और ये कहते हैं कि एक इसके समय अब्दुल्ला नाम का लेखक है जिसने किताब लिखी तारीख दाऊदी। उसमें वो ये खुद कहता है कि बेहलोल लोदी अपने अमीरों के साथ सिंहासन पर नहीं बैठता था, उनके साथ चटाई पे बैठता था। ठीक है, इसके समय एक अब्दुल्ला ने कौन सी किताब लिखी इसके समय? तारीख दाऊदी। अब इसके बाद में आएगा इसका बेटा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी थोड़ा सा मजबूत शासक होगा। सिकंदर लोदी क्या करेगा? सिकंदर लोदी, एक तो सिकंदर लोदी का टाइम है 1489 टू 1517। सिकंदर लोदी का सबसे एक तो आगरा बसाया भाई, है ना? सिकंदर लोदी आज का आगरा है, वो सिकंदर लोदी ने बसाया।
आगरा बसाया। कब बसाया? 1504 में। और इसको बना दिया राजधानी। भारत की अब कितनी राजधानियां हो गई थी अब तक? शुरुआत में रही पाटलिपुत्र, मौर्य मगध के उत्कर्ष से लेके रही थी, मगध का उत्कर्ष हुआ, मौर्य रहे, फिर गुप्त रहे, ठीक है। फिर गुप्तोत्तर काल में हर्ष के बाद कन्नौज आ गया, दिल्ली सल्तनत के टाइम दिल्ली आ गई, अब बन गई आगरा, है ना। आगरा बसाया और यहाँ बादलगढ़ का किला भी बनवाया था आगरा में। दूसरा क्या किया? अमीरों को नियंत्रण में किया। बहलोल लोधी की तरह नहीं, अमीरों को नियंत्रण में किया। और इसके बारे में इसकी एक फेमस लाइन भी है कि मैं राज की ये जो पालकी है उसमें अगर मेरे गुलाम को बिठा दूं और मेरे अमीरों को कहूं इसको उठा के ले जाना है तो भी उठा ले जाएंगे। तो डैश डैश करके एक लाइन लिख लेना, अगर मैं मेरे गुलामों को पालकी में बिठा दूं, संभावना कम है लेकिन फिर भी ऐसे सवाल पूछते। इसने ये कहा कि मैं मैं अपने किसी गुलाम को पालकी में बिठा दूं तो मेरे एक आदेश पर सभी अमीर उसको उठा कर ले जाएंगे। तो इसने क्या किया? सिंपल सा अमीरों को कंट्रोल कर लिया। और क्या किया इसने? एक समझदारी वाला काम और किया, भूमि का सर्वे करवाया इसने, जमीन का सर्वेक्षण करवाया। और उसके लिए एक नई चीज लेके आए, नए गज का इजाद किया। तो उसको क्या कहते हैं? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी। गज ए, ठीक है। जमीन का सर्वे किस लिए करवाया? भू राजस्व ठीक तरीके से वसूल कर सके। और इसके बाद कौन आएगा? इब्राहिम लोदी, है ना। के बाद में आएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम, और इब्राहिम लोदी के समय में भारत के क्या हालात थे? मेवाड़ में कौन था इब्राहिम लोदी के समय शासक? राणा सांगा। मेवाड़ में थे राणा सांगा। और राणा सांगा क्या करेंगे? इसको, बूंदी है ना आज का, वहाँ खातोली है एक जगह, खातोली या घाटोली बोलते हैं, उसमें 1517 में इसको इब्राहिम लोदी को हरा देंगे। मेवाड़ से इसकी कौन सी लड़ाई होगी? खातोली या घाटोली का युद्ध। ये प्रीलिम्स के लिए आज से इम्पोर्टेंट है, खातोली या घाटोली। ये कहाँ है? बूंदी में। और युद्ध कब होगा? 1517 में। और इस युद्ध में राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हरा दे। लोदी को, ठीक है। अब ये तो हुए अफगान, लेकिन अफगानिस्तान में या आज के वर्तमान जो ताजिकिस्तान है वहां है एक जगह समरकंद। और समरकंद का शासक कौन था? बाबर। बाबर को वहां परेशान कर रहे थे, एक तो उसके मौसेरे भाई थे वो, और एक समरकंद का नहीं, सॉरी, फरगना का शासक था। एक समरकंद का शासक परेशान कर रहा था। तो बाबर, एक बार बाबर के मन में आया फरगना को छोड़ के मैं समरकंद को जीतूं। समरकंद को जीतने गया, समरकंद तो जीत नहीं पाया, पीछे फरगना निकल गया हाथ से। अब बाबर के पास फिर समरकंद से वापिस आके फरगना पे अधिकार किया। फिर फरगना से समरकंद फिर जीतने गया तो फरगना निकल गया, फिर दोनों ही हाथ से निकल गए। तो बाबर खा रहा था दर दर की ठोकरें। इतने में इसका जो चाचा था लोदी का,
उसके चाचा का समाचार मिला और पंजाब के सूबेदार का भी मिला, दौलत खान लोधी का, प्लस कहते हैं राणा सांगा ने भी बुलाया था। और ये बात बाबर अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में कहता है। राणा सांगा तो नहीं कहता कहीं कि मैंने बुलाया था, लेकिन जो भी हो वो भारत आक्रमण करने आया, भारत आक्रमण करके, और अनफॉर्चुनेटली जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, उसमें इब्राहिम लोधी खुद लड़ने के लिए चल दिया, मौके पर युद्ध के मैदान में ही मारा गया। अब युद्ध के मैदान में मारा गया तो मैदान खाली हो गया, तो पहले इसको हराएगा पानीपत के युद्ध में, और फिर सांगा को कौन से युद्ध में हराएगा? खानवा के युद्ध में हराएगा। फिर चंदेरी और घाघरा के युद्ध में अफगानों का, मेदिनी राय को हराएगा मालवा के चंदेरी वाले में, और फिर घाघरा के युद्ध में अफगानों को हरा कर बाबर यहाँ मुगल साम्राज्य की नींव रख देगा। ठीक है। बिल्कुल कहता है, बाबर कहता है कि मुझे राणा सांगा ने बिल्कुल बुलाया, बाबर कहता है। लेकिन राणा सांगा इसको कहीं नहीं लिख के गए। हो सकता है बुलाया हो, ये था क्योंकि आज से पहले जो हमलावर आए वो उनको ये नहीं था, ये मंगोल आते हैं और चले जाते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन वो फिर बाबर तो वहां से खाली था, समरकंद भी नहीं था, फरगना भी नहीं था, वो तो दर दर की ठोकरें खाते घूम रहा था। फिर वो उसने लिखा भी है कि अब काबुल की गरीबी अपने लिए, काबुल की गरीबी के दिन चले गए, और वो यहाँ शासन था। ठीक है। अब इब्राहिम लोदी को कौन हराएगा? बाबर। बाबर कौन से में हराएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम। कब होगा ये? अप्रैल 1526। अप्रैल याद रखने की जरूरत नहीं, 1526। और इस युद्ध में मैं डेट याद नहीं करता ऐसे, अप्रैल वैसे ऐसे आ गया तो बता। कौन पूछता है? बाबर किसको हरा देगा? इब्राहिम लोदी को हरा देगा। हरा देगा, और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा जाएगा। क्योंकि बाबर जो था वो सैन्य कला में श्रेष्ठ था, वो तुलुगमा युद्ध पद्धति लड़ते थे, है ना। जैसे दो बैलगाड़ियों के बीच में तोप सेट कर देते, बैलगाड़ियों रस्सियों से बांध, छोटी तोपें थी उनके पास, और राजा युद्ध खुद लड़ने जाए, इससे कोई बुरी बात हो नहीं। उसका एक पार्ट ये भी था, एक पार्ट तो ये हो गया भी बैलगाड़ियों के बीच में तोपें सेट कर दी। एक युद्ध की कला ये भी होती थी कि पूरी सेना को वो नहीं उतारते थे, रिजर्व में रखते थे, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो जैसे युद्ध का पाला पलटना होता, भारतीय शासकों की आदत थी, वो पूरी सेना के साथ चले जाते, प्लस खुद नेतृत्व करते। वो इस मौके की ताक में रहे कि इसको घेर लें। जैसे ही इब्राहिम लोदी मारा गया, बाकी सेना भाग खड़ी हुई। तो तुलिगामा पद्धति थी, तोपों को सजाने वाली विधि को कई बार रूमी विधि भी कह देते हैं। लेकिन कुल मिला के बाबर की सैन्य कला श्रेष्ठ थी, तो उसने हरा दिया, और यहाँ किसकी रख दी नींव? मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल साम्राज्य की नींव रखी। कब रखी? 1526 में, और 1526 से लेके 1530 तक रहा, फिर हुमायूं आ जाएगा।